हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ लर्निंग कंसेप्ट्स विद एग्जांपल। आज के सेशन में हम जो है इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि है बॉन्ड से रिलेटेड। ओके, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि बॉन्ड क्या है और बॉन्ड यील्ड क्या है, इस सब में रिलेशन क्या है। उसके अलावा बॉन्ड प्राइस एंड इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है, वो भी हम जरूर पढ़ेंगे। ओके, सो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ होने से जो बॉन्ड यील्ड है वो डिक्रीज़ क्यों होती है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। ओके, सो उससे पहले आप यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लीजिए कि बॉन्ड क्या होता है। सो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक फेस वैल्यू होती है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ओके, जितनी फेस वैल्यू है वो इन्वेस्टर को मिलेगी ही मिलेगी आफ्टर पीरियड ऑफ सर्टन टाइम, मतलब जब बॉन्ड की मेच्योरिटी हो जाएगी तब वो जो फेस वैल्यू मिलेगी प्लस इंटरेस्ट। ओके, सो इस तरह से ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। ओके, सो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर जो है बोरोवर को पैसे देता है, उसके बदले में इन्वेस्टर बोरोवर से बॉन्ड लेता है। वो 10 साल का बॉन्ड हो सकता है, 1 साल का बॉन्ड हो सकता है और किसी भी टाइम पीरियड का बॉन्ड हो सकता है। उसके बाद वो उसको बॉन्ड वापस करके उससे पैसे वापस ले लेता है विद इंटरेस्ट। ओके, सो जिस सिंपल इसमें एक सिनेरियो होता है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके, सो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, उसका जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ओके, सो हाई रिस्क होने की वजह से उसका रिटर्न भी हाई आएगा। ओके, अगर रिस्क हाई है तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न भी हाई आएगा। सो दूसरी तरह के बॉन्ड होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, उनमें रिस्क काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम रिस्क होता है और उसी वजह से उनकी जो रिटर्न होती है वो भी काफ़ी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा ग्लोबल रिसेशन के टाइम में जब मेजर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, जापान, यूएस एंड ऑल अदर इकोनॉमी, यूके वगैरह, वो रिसेशन में आ गई थी। उस समय में क्या हुआ था, जो यूएस फेडरल बॉन्ड था, ओके, जो यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड था, उसके जो प्राइस थे वो काफ़ी हाई हो गए थे क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से उसकी यील्ड काफ़ी नीचे आ गई थी। ओके, सो इस तरह से क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, उनमें रिस्क काफ़ी कम होता है और इस वजह से उनकी जो रिटर्न काफ़ी कम होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी पर्पज़ से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ओके, सो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ़ोटो लगी हुई है, जो एक यूएस स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एक बॉन्ड है, $20 का बॉन्ड है। अब सर्टनली बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, इसके अलावा भी एक तो हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड पढ़ा और गवर्नमेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके अलावा होते हैं कूपन बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है, ये एक कूपन बॉन्ड है। ओके, इसमें क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया। ओके, जनरली 100 रुपये का बॉन्ड इशू होता है। सो मान लीजिए कि 100 रुपये का जो है बॉन्ड इशू किया, उसमें क्या होगा, बोल देंगे वो कि 10% इंटरेस्ट हर साल आपको मिलेगा। 10 साल के लिए हम इशू कर रहे हैं, मतलब कि हर साल आपको 10 रुपये एज अ इंटरेस्ट एज अ यील्ड मिलेगा। ओके, सो उसमें क्या होगा, इस तरह से 10 कूपन अटैच्ड होंगे। यहाँ पे एक बिग बॉन्ड होगा 100 रुपये का और उसके अलावा 10 कूपन अटैच होंगे छोटे छोटे। तो हर साल आप एक कूपन को ऐसे काट कर जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे लेकर जाते हैं, उन्हें दे देते हैं, उसके बदले में वो आपको 10 रुपये देंगे जो कि आपका इंटरेस्ट होगा हर साल। तो इस तरह से आप 10 साल वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, हर साल एक एक कूपन लेकर जाते हो, तो बस उस तरह से 10 साल बाद आपके पास 100 रुपये आपके इंटरेस्ट के आ जाएंगे। और जो 10th ईयर होगा, जो लास्ट ईयर होगा, तब आप इस बड़े वाले बॉन्ड को भी लेकर जाओगे और इसे आप वापस दे दोगे। उसका जो फेस वैल्यू होगी 100 रुपीज़, वो गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। तो टोटल में आपके पास 200 रुपीज़ हो जाएंगे अगर 10% इंटरेस्ट है। ओके, सो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी अपने जो कूपन बॉन्ड होता है उसकी। ओके, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया। ओके, उसने बोला कि हम आपको इस पर 10% इंटरेस्ट देंगे, मतलब इसकी यील्ड आपकी 10 रुपये हो जाएगी। ओके, 100 रुपये के बॉन्ड पे आपको 10 रुपये यील्ड मिलेगी हर साल। अगर 1 साल के लिए तो 1 साल में मिल जाएगी, वो पूरी मिल जाएगी, अदरवाइज़ 10 साल के लिए अगर इशू होगा। ओके, और ये 10 साल के लिए इशू है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया। ओके, ठीक है, सो कोई डाउट नहीं रहेगा अभी। अब मान लीजिए बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ हो गया। अब बॉन्ड प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होता है। कोई मान लीजिए कि जो आरबीआई ने अपने जो रेपो रेट है उसमें इंक्रीज़ कर दिया तो भी बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ हो सकता है। उसके अलावा जो जो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई हो गए हैं, तो भी जो बॉन्ड प्राइस है वो डिक्रीज़ हो सकता है। ओके, सो मान लीजिए कि बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ हो गया। अब उससे क्या होगा,
कि मान लीजिए पहले जो बॉन्ड प्राइस पे जो फेस वैल्यू लिखी थी वो 100 रुपये की थी, अब क्या हो गया, अब हो गया 90 रुपीज़, मतलब कि वो डिक्रीज़ हुआ है। तो 90 रुपीज़ डिक्रीज़ होने से 10 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो यील्ड निकल के आएगा 11.11%। ओके, 11.11% इसकी यील्ड निकल के आएगी। मतलब पहले यील्ड कितनी थी, पहले यील्ड थी 10%। इनिशियली में जो इंटरेस्ट रेट होता है वही यील्ड होता है, वैसे कूपन रेट बोल देते हैं उसे। ओके, सो जो अब नेक्स्ट ईयर जब बॉन्ड के प्राइस डिक्रीज़ हो गए, ओके, जब वो 100 रुपये का बॉन्ड 90 रुपये में बेच दिया गया, उसकी फेस वैल्यू अभी भी 100 ही है। ओके, फेस वैल्यू 100 ही है। अब 100 ही जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स 10 रुपये, लेकिन उसको वो बॉन्ड कितने का मिला, 90 रुपीज़ का। ओके, सो 10 रुपये जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो उसको यील्ड मिलेगी, ओके, 10 रुपये जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल वाला, और जितने का उसको पड़ा 90 रुपीज़ का, तो ये कितना हो जाएगा, जो होगा 11.11% निकल के आएगा। ओके, सो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होने से जो बॉन्ड यील्ड थी वो इंक्रीज़ हो गई। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, तो कि बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होने से किस तरह से बॉन्ड प्राइस जो है वो बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, उसके अलावा आप देखेंगे अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, मान लीजिए बॉन्ड प्राइस पहले 100 था, फेस वैल्यू जो 100 रुपये लिखी हुई है, और जो करंट होल्डर है बॉन्ड का उसने डिसाइड किया कि मैं अभी इसे बेच दूंगा, मेरे पास काफ़ी ऑलरेडी रिटर्न आ चुके हैं, अभी इसे मैं बेच देता हूँ किसी और को। उसने बोला कि मैं तो इसको 110 रुपये में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा। तो इसमें क्या होगा, 10 रुपीज़ उसको यील्ड मिल रही है अपॉन 110, इट इज़ यील्ड कितनी हो जाएगी, 9.09%। ओके, सो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ होने से जो बॉन्ड यील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी फॉर अ न्यू बॉन्ड होल्डर। ओके, सो इस तरह से इसका रिलेशन आपको काफ़ी अच्छे से आई थिंक समझ आ गया होगा कि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ होने से जो बॉन्ड यील्ड है वो डिक्रीज़ कैसे होती है। ओके, सो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, बॉन्ड प्राइस पहले डिक्रीज़ हुआ, 90 रुपीज़ हुआ, तो लेकिन उसको मिलेगा तो वो 10 रुपीज़ ही, हर साल तो 10 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन उसको कितने में पड़ा, उसको तो पड़ा सिर्फ 90 रुपीज़ का। सो उसकी यील्ड तो इंक्रीज़ हुई है, उसकी यील्ड तो अभी 11.11% मिलेगी, ना कि 10%। ओके, सो इस तरह से बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होने से बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होती है, और बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होने से बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होती है। ओके, सो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबली अभी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स एक तो होते हैं कूपन बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। ओके, जीरो कूपन बॉन्ड्स सर्टनली जो है डिस्काउंटर रेट पे इशू किए जाते हैं, मतलब 95 रुपीज़ में अगर 100 रुपये फेस वैल्यू है तो वो आपको 95 में इशू कर देंगे। ओके, और आफ्टर सर्टन मेच्योरिटी ऑफ पीरियड आपको 100 रुपये ऐसा फेस वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए जो परचेजिंग प्राइस है जीरो कूपन बॉन्ड्स में, परचेजिंग प्राइस होता है वो 95 रुपीज़ है, और जो पार वैल्यू आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी वो आपको मिलेगी 100 रुपीज़। सो 100 माइनस 95 जो कि हो जाएगा 5 रुपीज़, 5/95 दैट वुड बी इक्वल टू 5.26%। ओके, सो यहाँ पे आपको यील्ड कितनी मिल रही है, 5.26% आपको परसेंटेज में यील्ड मिल रही है। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट एक, उसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड था। ओके, अब कहीं पे कॉर्पोरेट ने किसी कंपनी ने कोई और बॉन्ड इशू किया, उसने क्या किया, यहाँ पे तो 5.26% जो है वो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है उसे, लेकिन एक किसी कंपनी ने एक न्यू बॉन्ड इशू किया, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहा है, वो कितना, वो 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है वो कंपनी। तो यहाँ पे उसने इशू कर दिया कि वो 100 रुपये का बॉन्ड 10 ईयर्स के लिए 10% इंटरेस्ट पे देगी। तो यहाँ पे तो जो इनिशियल जो बॉन्ड होल्डर थे, जो जीरो कूपन वाले बॉन्ड होल्डर थे, उनका तो लॉस हो रहा होगा, तो इसे तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो अगर इसे किसी ने ख़रीदना होगा तो ये जो यहाँ पे जो इसको ख़रीदने आएगा वो बोलेगा भाई सिंपल सी बात है, आपको जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, सो कि मैं ये जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है अदर बॉन्ड्स पे, ओके, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है जो इन पे जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे कम से कम इतना इंटरेस्ट तो आपके बॉन्ड पे मिले। तो यहाँ पे वो 91 या 90 जितना भी है वो इस तरह से उसका बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ कर देगा। ओके, सो अगर किसी भी अल्टरनेटिव बॉन्ड्स का जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, कोई और उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है, कोई न्यू बॉन्ड आता है उसका इंटरेस्ट रेट पहले वाले बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, तो जो इनिशियल बॉन्ड है उसका जो प्राइस है वो फॉल करेगा, क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट रेट जो न्यू इंटरेस्ट रेट है उससे मैच करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से
इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से जो बॉन्ड का प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, सो जीरो कूपन बॉन्ड के केस में हम इसे इस तरह से समझते हैं। ओके, सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा आप जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आरबीआई भी अपना जो रेपो रेट है वो इंक्रीज़ कर देती है, उसके अलावा बैंक्स से जो लोन लेना वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, तो लोगों के पास लेस मनी बचेगा, तो उस वजह से भी उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो भी हम बोल सकते हैं कि उसका भी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से 2-3 सिनेरियो से इंटरेस्ट रेट वेरी करता है और इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के प्राइस को इफ़ेक्ट करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड कंसेप्ट होता है इसमें होता है वो होता है इन्फ्लेशन एंड बॉन्ड प्राइस का। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना होगा इन्फ्लेशन एंड बॉन्ड प्राइस कैसे रिलेट करता है। मान लीजिए डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, अब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। अब कहीं से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होने लगा। अब अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी तो डिक्रीज़ ही होगी, जो वैल्यू की मनी है वो डिक्रीज़ होगी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने से। जो 100 रुपये की वैल्यू आज से 5 साल पहले थी, अगर आज इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया है तो वो 100 रुपये की वैल्यू आज नहीं रहेगी, वो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब मान लीजिए 1000 रुपये का जो है एक बॉन्ड इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, उस पर वो बोल रहे हैं कि हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे जिस पे आपको 50 रुपये यील्ड मिलेगा। ओके, 1000 रुपये के बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हर साल 50 रुपये का यील्ड मिलेगा। मतलब कि 1 साल बाद अगर आप एक बॉन्ड होल्डर हो तो उसको कितना मिलेगा, उसको तो 1000 + 50 1050 मिलेगा। ओके, तो उसको 1050 मिलेगा। अब मान लीजिए अगले साल क्या हुआ, 1 साल के बाद इन्फ्लेशन आ गया, 4% इन्फ्लेशन आ गया। मतलब जो पहले 1000 रुपये वैल्यू थी एक, अब वो कितनी होगी, अब वो 1040 होगा। ओके, मतलब आज का 1040 1 साल पहले के 1000 रुपये के इक्वल होगा। ओके, सो इस तरह से इन्फ्लेशन को हम मेज़र करते हैं। अगर 4% इन्फ्लेशन आ गया तो 1 साल पहले की 1000 रुपये की वैल्यू आज के 1040 के बराबर होगी। अगर आपको कोई चीज़ आज खरीदनी है तो आपको 1040 देने पड़ेंगे, 1000 से काम नहीं चलेगा। ओके, सो इन्फ्लेशन आया तो नेट इफेक्ट उसे कितना मिला, अब उसे कितना मिल रहा है, 1 साल बाद 1050 मिल रहा है। आज के जो 1000 की वैल्यू कितनी है, 1040 है, मीन्स 1050 माइनस 1040, उसे तो सिर्फ 10 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। तो इन्फ्लेशन आने से किस तरह से बॉन्ड के जो आपकी जो यील्ड आएगी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको दिख रहा होगा। ओके, अभी इसको और थोड़ा और समझते हैं, इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो इन्फ्लेशन आया। ओके, तो इससे क्या होगा, उसकी यील्ड कम हो गया। अब मान लीजिए किसी तरह से इन्फ्लेशन और बढ़ गया, इन्फ्लेशन 6% हो गया तो यहाँ पे 1060 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे 1060 हो जाता तो यहाँ तो ये माइनस में चला जाता, ये तो -10 है, ये तो उसका इनिशियल भी ना मिलता। ओके, सो यहाँ पे उसका लॉस हो जाता। तो इन्फ्लेशन इस तरह से इम्पैक्ट डालता है। अब मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड था ये 5 साल के लिए इशू किया था। ओके, और 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने या किसी ने भी एक न्यू बॉन्ड इशू किया 1000 रुपये का न्यू बॉन्ड। ओके, उस पर बोल रहे हैं कि हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, मतलब कि आपको 40 रुपये यील्ड मिलेगी। ओके, अब जो पहले वाला बॉन्ड था, जो ये यहाँ पे आपको बॉन्ड दिख रहा है, वो सेम बॉन्ड अब वो 4 साल के लिए बचा है और ये भी, इसका भी अवधि उतनी ही रहेगी। ये बोल रहे हैं कि आपको 5% इंटरेस्ट दे रहे थे, 50 रुपये मिल रहा था। अभी आप समझिए, यहाँ पे तो आपको 10 रुपये ही मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 रुपये मिल रहा है, 1 साल के बाद आपको सिर्फ 10 रुपये ही मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको 1 साल के बाद सिर्फ 10 रुपये ही मिल रहा है। मतलब अगर आपको अगले 4 साल में कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। ओके, क्योंकि 1 साल में आपको 10 रुपये मिल रहा है सिर्फ नेट इफेक्ट, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। ओके, सो 4 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 40 रुपये ही मिलेगा। हर साल 10-10 रुपये ही आपको गेन होंगे यील्ड के, सिर्फ 40 रुपये मिलेगा। और जहाँ पे तो 40 रुपये सिर्फ 1 साल में मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, जो इसको परचेज़ करने आएगा, जो प्रीवियस जो ओल्ड बॉन्ड को परचेज़ करना है, वो बोलेगा कि आप अपना प्राइस थोड़ा कम करो, आप अपने बॉन्ड के प्राइस को थोड़ा डिक्रीज़ करो। ओके, तो वो बोल देगा ठीक है, मैं अपने बॉन्ड के प्राइस को 900 रुपीज़ कर देता हूँ। अब 900 रुपये करने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, अब क्या है, ये 4 साल के लिए बॉन्ड बचा है, 1000 रुपये का 5%। ओके, 1000 पे 5% लग रहा है, मतलब कि 1000 × 5/100 50 रुपीज़, और 4 साल के लिए बचा तो 50 × 40 इज़ 200। ओके, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। ओके, तो हर साल इन्फ्लेशन कितना लग रहा है, 40 रुपये इन्फ्लेशन हर साल लग रहा है। ओके, बचा कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए। ओके, सो 40 × 4 विच इज़ 160। ओके, 200 - 160 हो जाएगा 40 रुपीज़ नेट इफेक्ट। ओके,
और उसके अलावा इसने 100 रुपये सस्ते में खरीदा था। ओके, सो 100 रुपये हम इसको ऐड करेंगे और फेस वैल्यू जो 1000 रुपये थी वो भी ऐड करेंगे। ओके, सो 1000 रुपये फेस वैल्यू ऐड करेंगे, जो टोटल हो जाएगा 1140 रुपीज़। ओके, सो उसका यील्ड कितना होगा 4 साल के बाद 1140 रुपीज़। अगर हम न्यू बॉन्ड का देखें तो यहाँ पे जो 1000 रुपये का बॉन्ड 4% इंटरेस्ट पे इशू है, तो 160 तो उससे 4 साल के बाद मिलेंगे, प्लस उसे 1000 रुपये इसका फेस वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 1160। लेकिन ये तो अभी भी जो ओल्ड बॉन्ड के जो यील्ड है उससे ज़्यादा है, तो वो जो पर्सन होगा वो बोलेगा नहीं नहीं मैं आपका अभी बॉन्ड नहीं खरीद सकता, आप प्लीज़ आपके जो बॉन्ड के प्राइस है उसको और डिक्रीज़ करो। ओके, सो यहाँ पे वो बोल देगा ठीक है 850 पे ले लो, 850 रुपीज़ पे ले लो, अगर आपको 900 भी ज़्यादा लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे वो अपने 1140 में 50 रुपये और ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1190 रुपये, जो कि ये न्यू बॉन्ड है उसके जो यील्ड है उससे ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से जो पर्सन होगा वो अग्री कर देगा ठीक है मैं अभी आपका बॉन्ड ले लेता हूँ, मैं आपका न्यू बॉन्ड नहीं ले रहा, मैं ये आपके वाला ओल्ड बॉन्ड ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे इस पर अच्छी यील्ड मिल रही है। ओके, इससे ज़्यादा यील्ड मुझे आपके बॉन्ड पे मिल रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने से जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आप अपने बॉन्ड को बेचना चाहते हैं 2 साल बाद 1 साल बाद आपने अपने बॉन्ड को बेचना चाहते हैं, ओके, सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर इन्फ्लेशन आ गया, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है तो आपके बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज़ होगा ही होगा, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे न्यू इंस्ट्रूमेंट आ गए होंगे। ओके, सो इस तरह से इनका सबका रिलेशन होता है कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का, और हमने इंटरेस्ट रेट का देखा, और उसके अलावा हमने इन्फ्लेशन एंड बॉन्ड प्राइस का रिलेशन भी देखा। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।